हेलो एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 29 जनवरी 2024 के जेईई मेंस के सेकंड शिफ्ट के फिजिक्स पेपर को। और ये जो 30 क्वेश्चंस मैं आपके सामने अभी सॉल्व करने जा रहा हूं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ये 30 सवाल आपको बहुत अच्छे ढंग से सिखा सकूं, इनके कॉन्सेप्ट को मैं आपकी पूरी तरह से क्लियर कर सकूं। बस मेरी आपसे एक अपील रहेगी कि आप हर क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करिए, आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैंने हर क्वेश्चन के आंसर को क्वेश्चन के नीचे पहले लिख दिया है, जिससे आपको करेक्ट आंसर चेक करने के लिए मदद मिलेगी। अगर आपसे सॉल्व हो जाए तब आप अगले सवाल की तरफ मूव करिए, और न हो तब जाकर के आप मेरे सॉल्यूशन को रेफर करिएगा। शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ, जो कि हमारे सेक्शन ए से बिलोंग करता है। एंड पहला क्वेश्चन कहता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 2 times magnified virtual image produced by a curved mirror is 15 centimeter, the focal length of the mirror must be। अच्छा देखिए, हमको सवाल कह रहा है कि एक कर्व्ड मिरर है और उस कर्व्ड मिरर के लिए जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो इमेज 2 times मैग्निफाइड है, अगेन वर्चुअल है। तो यहां पर हमें किस तरह का मिरर है उसको लेकर के डायरेक्टली कोई जानकारी नहीं दी गई है, हमें बस इतना बोला गया है कि जो मिरर है वो कर्व्ड है। अभी कर्व्ड मिरर स्फेरिकल में कॉनकेव नेचर का है या फिर कॉन्वेक्स नेचर का, इसको लेकर के हमारे सामने फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं है। फिलहाल तक हमको डायरेक्टली ये बात बताया नहीं गया है कि जो मिरर है वो कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है। बट आप डेफिनेटली यहां पर एक जानकारी से ये बात समझ पाओगे कि वो मिरर किस नेचर का रहा होगा। यहां पर आप देखिए, वर्चुअल इमेज की अगर हम बात करें तो वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर से भी फॉर्म होता है, कॉनकेव मिरर से भी फॉर्म होता है। दोनों ही मिरर्स वर्चुअल इमेज को फॉर्म कर सकते हैं फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट। एक रियल ऑब्जेक्ट के लिए कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों ही मिरर वर्चुअल इमेज को फॉर्म करते हैं। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होती है वो हमेशा छोटी इमेज बनाती है, डिमिनिश्ड इमेज बनाती है। और इसीलिए जो हम गाड़ी चलाते हैं, जो हमारी कार या फिर हमारी जो बाइक से फिर स्कूटी रहती है, उसके रियर व्यू के लिए हम लोग जो मिरर को यूज करते हैं वो कॉन्वेक्स होता है। तो क्योंकि यहां पर हमको पहले ही बोल दिया गया है कि इमेज 2 times मैग्निफाइड है, इसका मतलब इमेज तो बड़ी बनी है ऑब्जेक्ट से, और इसीलिए ये जो मिरर है ये डेफिनेटली कॉन्वेक्स नहीं हो सकती। जो कॉनकेव मिरर होती है वो मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज बना सकती है। कॉनकेव मिरर के केस में हम एक वर्चुअल इमेज पा सकते हैं जो मैग्निफाइड हो, और इसीलिए कॉनकेव मिरर को हम ग्रूमिंग पर्पस के लिए जनरली यूज करते हैं या फिर डेंटिस्ट यूज करते हैं। और इसीलिए एक बात तो कंक्लूड हो जाती है यहां पर, ये हो गई है कि जो मिरर होगा वो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, ये डेफिनेटली कॉनकेव होना चाहिए। तो मिरर तो कॉनकेव है, इसको लेकर के आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अब क्या बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट की दूरी है और जो इमेज की दूरी है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स 2 times मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज इज बेसिकली 15 सेंटीमीटर। मतलब मिरर से लेकर के ऑब्जेक्ट की दूरी एंड मिरर से लेकर के इमेज की दूरी जो है वो मिला करके 15 सेंटीमीटर है। इसका ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है एंड जो इमेज डिस्टेंस है उनका जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये बात हमारी पहले क्लियर हो गई। हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को सिंबल u से एंड इमेज डिस्टेंस को सिंबल v से शो करते हैं, तो u एंड v का जो सम होगा, इन दूरियों का जो सम होगा वो 15 हमें दिया गया है। इसके अलावा हमें यह भी बोला गया है कि जो इमेज है वो 2 times मैग्निफाइड है। इसका मतलब मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है डेफिनेटली वो +2 होगी। प्लस क्यों? क्योंकि इमेज वर्चुअल है। वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव लेते हैं, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन को नेगेटिव लेते हैं। और क्योंकि यहां पर 2 times कह रहा है तो इसके लिए m की वैल्यू +2 हो जाएगी। इसको लेकर के मन में कोई भी राय नहीं होनी चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u विच इज इक्वल टू 2। अब क्योंकि यहां पर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हुआ है तो वर्चुअल इमेज तो डेफिनेटली मिरर के अंदर बनेगी, एंड वर्चुअल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस होती है पॉजिटिव एंड रियल ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है नेगेटिव। तो अगर मैं यहां पर साइन पुट करूं तो जो v का साइन होगा वो प्लस होगा, बट जो u का साइन होगा वो नेगेटिव होना चाहिए, विच इज इक्वल टू 2। सो यहां पर मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि v की वैल्यू 2u होनी चाहिए। अच्छा, जो हमको पहला डेटा दिया हुआ था या जो हमारी पहली इक्वेशन है, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं एंड इसे मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं। परफेक्ट। अब मुझे बोला है कि फोकल लेंथ कितनी होगी, तो देखिए यहां पर मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन है। मैं इनकी मदद से u एंड v को निकाल लेता हूं, और एक बार मुझे u एंड v की वैल्यू मिल जाए
तब मैं डेफिनेटली मिरर फॉर्मूले की मदद से यहां पर फोकल लेंथ को निकाल सकता हूं। अब उस हिसाब से हमारा दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मैं v की जगह में 2u डाल देता हूं। तो इक्वेशन 1 की मदद से मैं क्या लिख सकता हूं, u प्लस 2u इक्वल टू 15। सो इंप्लाइज दैट 3u इक्वल्स टू 15। सो u की वैल्यू आ जाएगी 15/3 दैट इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। और क्योंकि u की वैल्यू 5 आई है तो v की वैल्यू डेफिनेटली कितनी हो जाएगी, 2u दैट इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। और इससे मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस की वैल्यू मिल गई। अब बोला है फोकल लेंथ क्या होगा, तो फोकल लेंथ के लिए हमने क्या कहा कि फोकल लेंथ के लिए हमें मिरर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। इंप्लाइज दैट 1 अपॉन, अब u की वैल्यू कितनी पुट करूंगा मैं, यहां पे पुट करना चाहिए मुझे -5। नाउ वाई माइनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहां पर मिरर के बाहर है, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है यहां पर, तो ऑब्जेक्ट की दूरी नेगेटिव लेनी पड़ेगी। प्लस v की जगह में क्या लिखना चाहिए, v की जगह में आएगा +10, क्योंकि वर्चुअल इमेज है। परफेक्ट, इक्वल टू 1/f। हम आंसर के बहुत क्लोज हैं। इंप्लाइज दैट 5 एंड 10 का एलसीएम हो जाएगा 10, तो यहां पर आ जाएगा -2 + 1 विच इज इक्वल टू 1/f। सो f के लिए मुझे रेसिप्रोकल ले लेना चाहिए। सो f की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन -1 दैट इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर, जो कि इस सवाल का एकदम सही जवाब होना चाहिए। सो -10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। नेगेटिव तो आना ही था, क्यों आना था, क्योंकि जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, और इसलिए यहां पर आंसर नेगेटिव आ रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, 2 पार्टिकल्स x एंड y having equal charges are being accelerated through the same potential difference. Thereafter, they enter normally in a region of uniform magnetic field and describes circular paths of radii r1 and r2 respectively. The mass ratio of x and y is, okay, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। अगर किसी चार्ज्ड पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करवाएं, तब उस केस में जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री रहा, तब उस केस में जो पार्टिकल्स का पाथ होता है वो सर्कुलर होता है। पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अलग मूव करते हैं, और उस दौरान उनके सर्कल की रेडियस को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है r इक्वल टू mv/qb, जहां पर m पार्टिकल का मास होगा, v पार्टिकल की स्पीड होती है, q पार्टिकल का चार्ज एंड b हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, r हमारे पार्टिकल के द्वारा कवर किए गए सर्कल की रेडियस होती है ना। तो ये हमारी रेडियस को निकालने का फॉर्मूला होता है। अब यहां पर हमको बोला है कि दोनों पार्टिकल के मास का रेशियो क्या होगा, चलिए हम निकालेंगे उसको। अब दोनों ने जो रेडियस मेंटेन किया हुआ है सर्कल का वो है r1 एंड r2, बट यहां पर एक बात हमको क्या दी गई है कि दोनों ही पार्टिकल्स को हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ एक्सेलरेट करवाए। परफेक्ट। अब एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड तो ठीक है, दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए चार्ज की वैल्यू भी सेम दी गई है, मास का रेशियो हमें चाहिए और रेडियस की जानकारी भी हमें है, हमें स्पीड नहीं मालूम कि उन पार्टिकल्स को कितनी स्पीड के साथ हमने मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवाया था। तो यहां पर मेरा सबसे पहला काम होगा स्पीड v को निकालने का, और स्पीड v को हम निकालेंगे कैसे, देखिए। अगर आप किसी चार्ज्ड पार्टिकल को v पोटेंशियल डिफरेंस के साथ मूव करवाते हो, तब उसके पोटेंशियल एनर्जी में एक बदलाव आएगा, और उस बदलाव की वैल्यू होती है q इंटू वी। अगर आप q चार्ज के पार्टिकल को v पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, अच्छा ये v के सिंबल को मैं हल्का बदल देता हूं ताकि स्पीड को लेकर के हमारे सिंबल में फर्क रहेगा। ये जो v आप देख रहे हैं स्पीड के लिए है, और ये जो v आप देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप q चार्ज के पार्टिकल को v पोटेंशियल डिफरेंस के साथ मूव करवाते हो, तब उसके पोटेंशियल एनर्जी में जो बदलाव आता है वो होता है q इंटू वी। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, और यहां पर डेफिनेटली जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि हमेशा वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए ही मूव करते हैं। तो डेफिनेटली यहां पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी में इतना डिक्रीमेंट आएगा, और जितना उनकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट आएगा, ठीक उतना ही उनकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट भी आना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, एंड कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस के एक्शन में अगर पोटेंशियल में डिक्रीमेंट है तो काइनेटिक में इंक्रीमेंट होता है,
अगर पोटेंशियल में इंक्रीमेंट है तो काइनेटिक में डिक्रीमेंट होता है, बट जो दोनों का सम है, जो हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो नहीं बदलती, और इसीलिए इतनी अगर पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट आया है तो एग्जैक्टली इतनी ही काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट भी आना चाहिए, और डेफिनेटली ये जो होगा वैल्यू ये हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। परफेक्ट। सो नाउ यहां पर अगर मैं एक m ऊपर और एक m नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो उससे मुझे क्या होगा, mv की वैल्यू डायरेक्टली मिल सकती है। क्या हो जाएगी mv की वैल्यू, तो mv की वैल्यू हो जाएगी, mv की वैल्यू हो जाएगी 2m, जो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया RHS से LHS की तरफ, qv अपनी जगह पर है और मुझे mv की जरूरत है, तो मुझे स्क्वायर हटाने के लिए यहां पर रूट कर देना चाहिए। तो फाइनली मुझे मोमेंटम mv की वैल्यू मिल चुकी है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस v, जो मुझे यहां पर पुट कर देना चाहिए और एक बार में मुझे आंसर मिल जाएगा। तो अब मैं अगर रेडियस r की वैल्यू लिखूं तो क्या हो जाएगा, r विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2m qv डिवाइडेड बाय qb, और ये हमारे रेडियस को निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो चलिए हम अब उन दोनों ही पार्टिकल्स के लिए रेडियस का रेशियो निकालते हैं। सो हमें r1 अपॉन r2 पूछा गया है, तो जो जो क्वांटिटीज कॉमन है एलिमिनेट हो जाएंगी। तो क्योंकि दोनों का चार्जेस सेम था तो q एलिमिनेट हो गया, क्योंकि दोनों को हमने सेम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाया है तो मैग्नेटिक फील्ड b भी कैंसिल हो जाएगा, q यहां पे भी कैंसिल होगा, v भी कैंसिल होगा, 2 भी कैंसिल होगा। सब कुछ कैंसिल होने के बाद हमें मिलेगा रूट m1 अपॉन रूट m2, जहां पर m1 मेरे फर्स्ट पार्टिकल x का मास है, m2 हमारे सेकंड पार्टिकल y का मास है। तो अगर हमें m1 बाय m2 की वैल्यू चाहिए तो क्या फाइनल आंसर हो जाएगा, m1 बाय m2 विल बी इक्वल टू r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। सो फाइनली आंसर विल बी r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर। ऑप्शन 4 इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द टेम्परेचर ऑफ अ गैस हैविंग 2 into 10 to the power 25 molecules per cubic meter at 1.38 atmospheric pressure given Boltzmann constant K equal to 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin is। ठीक, हम सॉल्व करके दिखाते हैं। हमको बोला गया है कि एक गैस के टेम्परेचर की वैल्यू हमें बतानी है जिसके लिए पर क्यूबिक मीटर में टोटल 2 into 10 to the power 25 मॉलिक्यूल्स होंगे और जो उसका प्रेशर है वो 1.38 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। देखिए सवाल को सॉल्व करना आसान है। आप यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से प्रॉब्लम को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो देखिए हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, करेक्ट। अब यहां पर मुझे टेम्परेचर की जानकारी पूछी गई है, तो टेम्परेचर T विल बी इक्वल टू P इंटू वी अपॉन NR, है ना। लेकिन यहां पर जो स्मॉल n आप देख रहे हैं ये स्मॉल n होती है नंबर ऑफ मोल्स, बट यहां पर तो नंबर ऑफ मोल्स को लेकर के कोई जानकारी ही नहीं है, तो क्या करूं। बट हमें यहां पे दिया क्या गया है, हमें बताया गया कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं वहां पर क्यूबिक मीटर में। हमें यहां पर नंबर डेंसिटी दी हुई है, हमें यह बताया गया है कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स शामिल है, और इसीलिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख देना चाहिए, मैं नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकता हूं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। यस और नो। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तब आप क्या करो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से आप एवोगाड्रो नंबर को डिवाइड कर दो, तब आपको वहां पर क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, जो मुझे यहां पर मिल चुका है। आर अपनी जगह पर रहने दो। नाउ अब इसे आगे मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं काम करता हूं P यहां पर रहने दिया जाए, मैं n के पास v को ट्रांसफर करता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n बाई वी, परफेक्ट, एंड r अपॉन na अपनी जगह पर रहने दो। सो फाइनली टेम्परेचर को निकालने का ये फॉर्मूला एक और हमें मिल चुका है। ठीक, अब R हो गया मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, Na हो गया मेरा एवोगाड्रो नंबर, एंड इन दोनों के रेशियो को ही तो हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के कहते हैं। तब इस हिसाब से हमारी टेम्परेचर की वैल्यू क्या आ गई, टेम्परेचर की वैल्यू आ गई P अपॉन n बाई वी इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। और अब देखिए हमें सारी क्वांटिटीज मालूम है, ये जो आपको दिया है ना 2 into 10 to the power 25 मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर, ये एक्चुअली में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम की ही तो वैल्यू है, और इसीलिए क्योंकि अब हमें सारी क्वांटिटीज नोन है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो P की जगह में क्या लिख दूं, P की जगह में लिख दिया मैंने 1.38 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बट एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर मैं SI सिस्टम में लिखूं तब उसकी वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10 to the power 5 पास्कल।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी प्रेशर की एसआई यूनिट नहीं है, एंड एसआई सिस्टम में प्रेशर की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, और यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵, जो मैंने पी की वैल्यू लिख दी। नंबर डेंसिटी कितना है हमारे पास, 2 इंटू 10⁻25 है, एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 1.38 इंटू 10⁻23। सो 1.38 1.38 आपस में एलिमिनेट हो गया। 1.013 क्योंकि 1 के काफी क्लोज है तो उसको 1 मान लेते हैं, एंड 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू, अब देखते हैं 10 का पावर क्या बचने वाला है। तो 10 का पावर 25 इंटू 10⁻23 बिकम्स 10⁻2, जो ऊपर जाकर के -2 होगा 5 से, एंड वहां पर हमें बचेगा 10⁻3। तो फाइनली हमें वैल्यू मिलने वाली है 500 केल्विन। केल्विन क्यों? क्योंकि केल्विन ही हमारी एसआई सिस्टम में टेम्परेचर की यूनिट होती है, और इसीलिए ऑप्शन 2 इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द ट्रूथ टेबल फॉर दिस गिवन सर्किट इज। तो हमारा जो अगला सवाल है वो लॉजिक गेट्स पे बेस्ड है, और हमें यहां पर बताना है कि हमारा आउटपुट क्या होगा, हमारा ट्रूथ टेबल क्या होगा। यहां पर हमारे ए एंड बी दो इनपुट्स हैं, एंड वाई हमारे यहां पर आउटपुट है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे इनपुट्स हो गए ए एंड बी, और y हमारा हो गया आउटपुट। ठीक है, नाउ अब अगर हम a एंड b दोनों की वैल्यू को 0 0 मेंटेन करें, तब देखते हैं y की वैल्यू क्या आनी चाहिए। एकदम आसान होता है लॉजिक गेट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए हमने a को मेंटेन किया 0, b को मेंटेन किया 0। नाउ अब क्योंकि यहां पर मैंने a की वैल्यू को 0 मेंटेन किया है, एंड b की वैल्यू को कितना मेंटेन किया, अगेन हमने b की वैल्यू को भी 0 मेंटेन किया है, तो b की वैल्यू क्योंकि 0 है, तो फाइनली ये जो आप एंड गेट देख रहे हो ये बेसिकली हमारा एंड गेट है। तो एंड गेट के लिए दोनों इनपुट की वैल्यू हो गई 0 0, तो एंड गेट के लिए आउटपुट भी कितना हो जाएगा 0। तो इस पर्टिकुलर और गेट के लिए मेरा पहला इनपुट हो गया 0। परफेक्ट। अब देखते हैं यहां पर, अब a की वैल्यू क्योंकि 0 है तो a का यहां पर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये एक नॉट गेट है। तब इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा इस पर्टिकुलर एंड गेट के लिए जो पहला इनपुट होगा वो होगा 1, एंड b की वैल्यू ऑब्वियसली 0 है, और 1 0 के लिए भी एंड गेट का आउटपुट 0 होता है। तो अगेन 0 0 इनपुट के लिए हमारे और गेट की जो आउटपुट होगी वो 0 होगी। तो पहला तो हमारा यहाँ पे आंसर 0 आएगा परफेक्टली, है ना। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो या तो ऑप्शन 3 करेक्ट है या तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। अगर हम सेकेंड इनपुट के लिए अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे तो हमको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, हमको आगे फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 एंड 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो मैच हो गया। अगर सेकेंड रो हमको मिल जाएगा तो हम बड़े आराम से चेक कर लेंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा कौन सा नहीं होगा। और यहां पर आप देखिए 3rd एंड 4th केस के लिए दोनों के लिए वैल्यूज बराबर हैं, तो हमको डेफिनेटली सेकेंड की मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना चाहिए था, या कर लेना चाहिए। तो नाउ अब हम मेंटेन करते हैं 0 1, है ना। तो अब एक बार इसको मैं मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब हम मेंटेन कर रहे हैं वैल्यू 0 1, तो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, तो 1 होने के कारण हमारे इस एंड गेट को मिलने वाला क्या है, एंड गेट को मिलने वाला है 0 एंड 1 का इनपुट, जिसके लिए एंड गेट का आउटपुट होगा 0। अब बात करते हैं सेकेंड एंड गेट की, तो क्योंकि a की वैल्यू यहां पर 0 है तो a का नेगेटिव हो जाएगा 1, b ऑलरेडी 1 है, एंड 1 एंड 1 के लिए एंड गेट का जो आउटपुट होता है वो 1 होता है। अब अगर मैं इस और गेट की बात करूं तो इस और गेट का पहला इनपुट 0 है, दूसरा इनपुट 1 है, एंड 0 1 इनपुट के लिए हमारे और गेट का आउटपुट होता है 1, तो यहां पर मुझे मिलेगा 1। और इसी से हमको पता चल गया दैट ऑप्शन 3 इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इन एन एसी सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय V इक्वल टू 100 sin 100t वोल्ट and I equal to 100 sin 100t plus pi by 3 milliampere. All right. Respectively, the average power dissipated in one cycle is. तो अल्टरनेटिंग करंट के केस में या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के केस में एवरेज पावर को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो हमें पूछा गया है, फॉर्मूला होता है P एवरेज इक्वल टू V RMS इंटू I RMS इंटू कॉस फाई, जहां पर कॉस फाई को हम कहते हैं पावर फैक्टर, एंड फाई क्या होता है यहाँ पर, फाई वोल्टेज एंड करंट के बीच में रहने वाला फेज डिफरेंस होता है। तो जो भी वोल्टेज एंड करंट के बीच में फेज डिफरेंस होगा वो होगा फाई। फाई के कोसाइन को हम कहते हैं पावर फैक्टर,
वी आर एम एस हमारे वोल्टेज की आर एम एस वैल्यू होगी, आई आर एम एस हमारे करंट की आर एम एस वैल्यू होती है, एंड इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वही हमारे एवरेज पावर की वैल्यू होती है। एकदम इजी सा फॉर्मूला जो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। अब आरएमएस वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के केस में जब हमारा साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स हो तब आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू से हम √2 डिवाइड करने के बाद ऑब्टेन करते हैं। तो अगर मैं आपसे वी आरएमएस की वैल्यू पूछूं तो वोल्टेज की पीक वैल्यू है 100 और इससे आपको डिवाइड कर देना है √2, तो ये मिल गई हमें वी आरएमएस की वैल्यू। सिमिलरली आई आरएमएस की वैल्यू की बात करें तो आई आरएमएस की वैल्यू हो जाएगी करंट की पीक वैल्यू, दैट इज 100 इंटू 10⁻³ क्योंकि यहां पर यूनिट हमें करंट की मिली एम्पियर दी है, तो यहां पर मिली के लिए मैंने 10⁻³ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये हमारे करंट की पीक वैल्यू हो गई और इससे डिवाइड करना है मुझे √2, जिससे मिलेगी मुझे करंट की आरएमएस वैल्यू इंटू कॉस फाई। यहां पर फाई हमारे दोनों का फेज डिफरेंस है, तो वोल्टेज की फेज है 100t एंड करंट की फेज है 100t प्लस π/3। तो ये जो एक्स्ट्रा π/3 आप देख रहे हैं यही तो फेज डिफरेंस है, और इसलिए यहां पर मुझे π/3 लिख देना चाहिए फाई की जगह पे। तो π/3 मतलब 60 डिग्री एंड cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तब उस हिसाब से हम लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2 विल बिकम 2 इंटू cos π/3 जो कि cos 60 है उसकी वैल्यू हो गई 1/2। नाउ 100 इंटू 10⁻⁻1 विल बिकम 100/4, सो द फाइनल आंसर विल बी 2.5 वॉट, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 2.5 वॉट होगा। ऑप्शन 2 इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ स्टोन ऑफ मास 900 ग्राम इज टाइड to a string and moved in a vertical circle of radius 1 meter making 10 revolution per minute. The tension in the string when the stone is at the lowest point is if pi square equals to 9.8 and g equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। परफेक्ट। तो कह रहा है कि एक स्टोन को एक स्ट्रिंग से अटैच करके या उसके साथ टाई करके उसको एक वर्टिकल सर्कल में मूव करवाया गया है, और यहां पर हमें ओमेगा की वैल्यू गिवन है 10 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो कहता है कि जब स्टोन लोएस्ट पोजीशन पे होगा तब स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी। देखिए सॉल्व करते हैं। तो ये स्ट्रिंग है और इसके साथ हमने एक बॉडी को यहां पर टाई किया हुआ है और इसको वर्टिकल सर्कल में घुमाया जा रहा है। ठीक, तो हमको क्योंकि यहां पर चर्चा लोएस्ट पोजीशन को लेकर के करनी है तो मैं उसी को लेकर के यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। अब अगर मैं देखूं तो लोएस्ट पोजीशन पे इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो पहला फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg एंड सेकंड फोर्स होगा टेंशन T अलोंग द स्ट्रिंग, और वही हमें पूछा गया है। तो मुझे टेंशन T की जरूरत है, ये हमारे सर्कल का सेंटर O हो गया है ना। तब इस केस में जो हमारी बॉडी आप देख रहे हैं ये एक वर्टिकल सर्कल में इस तरह से मूव कर रहा होगा। तब क्योंकि एक बॉडी को सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहां पर भी बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर होता है। अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और इसीलिए क्योंकि इस बॉडी को सर्कल में घूमने के लिए एक नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट है जो कि अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए, तो यहां पर अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू T माइनस mg, और यही होगा हमारे उस बॉडी को मिलने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली T निकालने के लिए हमको माइनस mg को RHS की तरफ भेजना है, सो इट विल बी इक्वल टू mg प्लस mr ओमेगा स्क्वायर। सो नाउ m की वैल्यू हमें यहां पर 900 ग्राम गिवन है, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.9, g की जगह में 9.8 प्लस अगेन मास की जगह में 0.9, रेडियस की वैल्यू हमें 1 मीटर कही गई है, एंड ओमेगा की अब बात करते हैं। तो ओमेगा होता है क्या, वैसे ओमेगा बेसिकली होता है कितना एंगल वो कितने समय में घुमा। तो कह रहा है कि वो 10 बार घुमा 1 मिनट में, तो एक बार घूमने से कितना एंगल घूमेगा, दैट इज 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। तो एक बार में 2 पाई, 2 बार में इंटू 2, 3 बार में इंटू 3, 4 बार में इंटू 4, तो अगर 10 बार घुमाए तो टोटल कितना एंगल घुमा होगा, इट विल बी 2 पाई इंटू 10। तो ये हमारे टोटल एंगल की वैल्यू हो गई, और कितने समय में, 1 मिनट में, पर मिनट। बट हमारे एसआई सिस्टम में टाइम की यूनिट तो सेकंड होती है, तो मिनट की जगह में यहां पर मुझे 60 लिख देना चाहिए। तो ये मेरे ओमेगा की वैल्यू हो गई, स्क्वायर अपनी जगह पर रहने दिया जाए। सो नाउ
8 9 जा 72 कैरी 7, 9 9 जा 81 प्लस 7 इज 88 एंड डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, सो 8.82 हमारी यहां तक वैल्यू आ गई प्लस 0.9 इंटू, नाउ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू पाई स्क्वायर की वैल्यू हमें ऑलरेडी 9.8 लेने को कहा गया है। एक जीरो मैं कैंसिल भी कर सकता हूं, तो फाइनली डिनोमिनेटर में जो हमारा 6 बचा, 6 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर आ जाएगी 36। परफेक्ट। नाउ 0.9 इंटू 4 बिकम्स 3.6 एंड यहां पर डिनोमिनेटर में 36 है, तो डेफिनेटली अगर मैं इनको रिड्यूस करूं तो न्यूमरेटर में 0.1 बचेगा। तो फाइनली क्या वैल्यू मेरे पास आ गई, 8.82 प्लस 0.1 इंटू 9.8 बिकम्स 0.98। बस दोनों को सम कर देते हैं। सो 8 प्लस 2 बिकम्स 10 कैरी इज 1, 8 प्लस 9 इज 17 प्लस 1 इज 18 कैरी इज 1, 8 प्लस 1 इज 9, सो इट विल बी 9.8 न्यूटन, जो इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होना चाहिए। सो ऑप्शन 4 इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द गिवन सर्किट द करंट इन द रेजिस्टेंस R3 इज, तो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पे एक सवाल दिया गया और यहां पर हमें ये बताना है कि जो रेजिस्टेंस R3 है, यहां पर जो आप रेजिस्टेंस R3 देख रहे हैं, इससे कितनी करंट फ्लो हो रही होगी हमें बताना है। चलिए सबसे पहले काम करते हैं, बहुत आसान सा सवाल है। सबसे पहले हमें ये बता देना चाहिए, फिर हमें निकाल देना चाहिए कि इस सेल से टोटल कितनी करंट का सप्लाई हुआ होगा। हम टोटल करंट I की वैल्यू को सबसे पहले निकालते हैं। देखिए आसान है, यहां पर 4 और 4 दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 2 ओम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R निकालने का फॉर्मूला होता है दो रेजिस्टर्स के लिए, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, एंड अगर सीरीज में हो तब सीरीज में हम R की वैल्यू को लिखते हैं R1 प्लस R2। परफेक्ट। तो क्योंकि हमारे पास दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं, तब यहां पर 4 इंटू 4 बिकम्स 16, 4 प्लस 4 बिकम्स 8, 16 बाई 8 बिकम्स 2। तो इन दोनों रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम। नाउ 2 प्लस 2 प्लस 1 बिकम्स 5 ओम। सीरीज में हमारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू जुड़ जाएंगी। तो क्योंकि मेरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम है और हमारा जो सेल है वो 10 वोल्ट का है, I की वैल्यू ओम्स लॉ से हम लिख सकते हैं, I की वैल्यू हो जाएगी V बाई R। तो वोल्टेज अप्लाइड की वैल्यू हो गई 10, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 5। सो फाइनली 2 एम्पियर की करंट डेफिनेटली इस सर्किट से फ्लो हो रही होगी। तो ये 2 एम्पियर हो गई, तो क्लियर हो गया। अब यही 2 एम्पियर की करंट फ्लो होते होते जब इस जंक्शन तक पहुंचेगी, तब इस जंक्शन में करंट को पहुंचने के बाद उसे डिवाइड होना है, उसे बंटना है इन दोनों रेजिस्टर्स के बीच में। अब क्योंकि इन दोनों ही रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, ये भी 4 ओम का है और ये भी 4 ओम का है, और क्योंकि दोनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, इसीलिए करंट का इक्वल डिवीजन होना चाहिए। अगर हमारे पास दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हो और उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, तो करंट एग्जैक्टली हाफ हाफ हो जाती है, और इसीलिए R3 से फ्लो होने वाली करंट 2 एम्पियर की हाफ होगी। सो आंसर विल बी 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन 2 एकदम परफेक्ट आंसर है। अगर मान लेते कि दोनों के रेजिस्टेंसेस की वैल्यू डिफरेंट होती, तब वहां पर हमें करंट डिवीजन के फॉर्मूले को लगाना था, तब हम करंट डिवीजन के फॉर्मूले के बेसिस पे भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। इन दैट केस I1 को निकालने का फॉर्मूला होता R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I, एंड I2 की वैल्यू हो जाती R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल I। ये इन दोनों को हम करंट डिवीजन फॉर्मूला कहते हैं, और इसकी मदद से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे अगर दोनों की रेजिस्टेंसेस अलग अलग होती तो। अब क्योंकि इक्वल है तब रेशियो सेम आएगा, और इसीलिए करंट हाफ हाफ हो जाना चाहिए, और हाफ हाफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ पोजिशन x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन एज x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15 मीटर। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सीलरेशन बिकम्स 0 इज। ऑल राइट। तो देखिए हमें पोजीशन x गिवन है टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 15। अब मुझे ये बताना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी जब एक्सीलरेशन 0 होगा। तो यहां पर कंडीशन ये है कि एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और इसीलिए एक्सीलरेशन को 0 करने की कंडीशन के बेसिस पे हमें यह पता चलेगा कि किस टाइम पे
एक्सेलरेशन जीरो है, और एक बार हमें ये पता चल जाए कि किस पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो हुआ, हम उसी टाइम की वैल्यू पे वेलोसिटी v को निकाल लेंगे। तब डेफिनेटली यहां पर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a किस पर्टिकुलर टाइम पे जीरो है, और इसीलिए मुझे x की मदद से सबसे पहले a तक पहुंचना पड़ेगा। बट x से लेकर के a तक आप डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, आप x को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको v मिलेगा, फिर v को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, a मिलेगा। v होता है dx बाई dt एंड a होता है dv बाई dt। तो फाइनली हमें x को डिफरेंशिएट करके पहले v निकाल लेना चाहिए, फिर v को डिफरेंशिएट करके हमें a निकाल लेना चाहिए। एक बार a मिल गया तो a की वैल्यू को हम पुट करेंगे 0 और उससे हम टाइम की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, तो v निकालते हैं, तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो जाएगी 3t स्क्वायर माइनस 6 हमारा कांस्टेंट बाहर, t स्क्वायर के डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो जाएगी 2t प्लस 20t के डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो जाएगी प्लस 20 एंड 15 के डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो जाएगी 0। यहां पर हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो फॉर्मूला मैं बता दूं, x के पावर n के डिफरेंशिएशन की वैल्यू होती है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, और इसी फॉर्मूले की मदद से हमने यहां पे डिफरेंशिएट किया है। सो फाइनली v की वैल्यू आ गई 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 20। अब मुझे a की वैल्यू चाहिए, तो a क्या होता है हमारा, a होता है dv बाई dt। तो चलिए इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो 3 कांस्टेंट है बाहर, t स्क्वायर के डिफरेंशिएशन की वैल्यू सेम फॉर्मूले से हो जाएगी 2t माइनस 12 बाहर, t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 एंड 20 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और क्योंकि a की वैल्यू हमें कहा है 0 लेने के लिए तो मैं a की वैल्यू को 0 कर दिया। इसका ये मतलब रहा कि 6t माइनस 12 0 है, तो 6t की वैल्यू हो गई 12 एंड फाइनली हमें ये पता चल गया कि एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड जो हमारे एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी वो होगी 0। तो ठीक, हमें क्या पता चल गया, हमें वो समय पता चल गया जिस समय पे a की वैल्यू 0 है। अब हमें ये बताना है कि v की वैल्यू उस मोमेंट पे कितनी होगी, तो क्योंकि उस मोमेंट पे मुझे v पूछा गया है तो एग्जैक्टली उस मोमेंट पे v निकालने के लिए हमको v के एक्सप्रेशन में t की जगह में 2 पुट कर देना चाहिए। तो कर देते हैं, सो 3 अपनी जगह पर रहने दो, t की जगह में मैं 2 पुट करूं तो t स्क्वायर के लिए 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस यहां पर हमारे पास अगेन क्या है 12t है, तो t की जगह में अगेन मैं 2 पुट करूं तो 12 इंटू 2 बिकम्स 24, सो माइनस 24 प्लस यहां पर आखिरी में 20 बाकी है, सो दिस विल बी इक्वल टू 12 माइनस 24 बिकम्स माइनस 12 प्लस 20, सो फाइनली आंसर विल बी 8 मीटर पर सेकेंड, और 8 मीटर पर सेकेंड इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है ना। आगे बढ़ते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, light from two identical sources is superimposing on a screen. All right, the path difference between the lights reaching at a point on the screen is 7 lambda by 4. The ratio of intensity of fringe at this point with respect to the maximum intensity of the fringe is एकदम परफेक्ट है। देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो सोर्सेस से, दो कोहेरेंट सोर्सेस से लाइट एक पॉइंट पे आकर के मिलती है और इंटरफेयर करती है, और इंटरफेरेंस के दौरान डिपेंडिंग कि उनका क्या फेज डिफरेंस है, उनका क्या पाथ डिफरेंस है, वहां पर इंटेंसिटी वेरी करती है। और हम जानते हैं कि वहां पर डार्क ब्राइट वे में एक पैटर्न का डेवलपमेंट होता है जिन्हें हम फ्रिंज कहते हैं। यहां पर हमें यह बताया गया है कि जहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी बनेगी उसके रेस्पेक्ट में एक पॉइंट जहां पर दोनों ही सोर्सेस से पहुंचने वाली लाइट का जो पाथ डिफरेंस होगा वो 7 लैम्डा बाय 4 होगा, तो वो रेशियो क्या बनेगा इंटेंसिटी का। तो इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos phi। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले की मदद से हम इंटेंसिटी की वैल्यू को निकालते हैं। अब यहां पर जो दोनों ही सोर्सेस हैं, जो दोनों ही सोर्सेस की बात की जा रही है वो आइडेंटिकल है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर वो सोर्सेस आइडेंटिकल हैं इसका ये मतलब है कि दोनों की इंटेंसिटी जो होंगी वो इक्वल होंगी। इसका ये मतलब है कि दोनों ही सोर्सेस के लिए इंटेंसिटीज I1 एंड I2 दोनों सेम है, और इसीलिए यहां पर मैं काम करता हूं I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0 मान लेता हूं। मैं उन दोनों ही सोर्सेस की लाइट की इंटेंसिटीज को I0 मान लेता हूं। अब यहां पर जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात की जा रही है, अगर मैं मैक्सिमम इंटेंसिटी की सबसे पहले बात कर लूं तो आई मैक्सिमम के लिए, इंटेंसिटी मैक्सिमम के लिए cos phi की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, एंड cos phi की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। cos की सबसे बड़ी वैल्यू 1 हो सकती है, तो यहां पर मैंने cos phi की जगह में 1 पुट कर दिया, करेक्ट। अब क्या बचेगा I0 प्लस
आई नॉट प्लस 2 रूट आई नॉट, तो रूट आई नॉट इंटू रूट आई नॉट बिकम्स आई नॉट एंड आई नॉट इंटू 2 बिकम्स 2 आई नॉट. सो फाइनली आप देखिए आई नॉट प्लस 2 आई नॉट बिकम्स हाउ मच, इट विल बिकम 4 आई नॉट. तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि मैक्सिमम इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो 4 आई नॉट के इक्वल होगी. डन. अब हमें क्या बताना है, उस जगह के इंटेंसिटी की वैल्यू अभी हमें बतानी है जहां पर पाथ डिफरेंस 7 लैम्डा बाई 4 है. बट हमें दिया है क्या, पाथ डिफरेंस, बट फॉर्मूले में हमें चाहिए क्या, फेज डिफरेंस. तो फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस के बीच में भी एक रिलेशनशिप है और ये रिलेशनशिप भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए. मैं आपको बता दूं, फेज डिफरेंस की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस x, जो यहां पर हमें गिवन है. आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना चाहिए. फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, जहां पर लेमडा होती है वेवलेंथ. और उस हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास गिवन सिचुएशन के लिए फेज डिफरेंस कितना होगा, सो इट विल बी 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स की जगह मैं पुट कर देता हूं 7 लेमडा बाई 4. यहां पर आप देखेंगे तो लेमडा लेमडा आपस में कैंसिल हो जाएंगे. 2 बाई 4 को मैं 1 बाई 2 लिख सकता हूं. सो फाइनली आंसर आ रहा है 7 पाई बाई 2. ये हमारी फेज डिफरेंस की वैल्यू आ गई. ठीक, 7 पाई बाई 2 हमारे फेज डिफरेंस की वैल्यू है. करेक्ट. चलिए यहां तक की तो बातें एकदम क्लियर है, यहां तक तो हम एकदम अच्छे से समझ चुके हैं सारी बातों को. विच विल बी इक्वल टू बेसिकली दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 7 इंटू पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री में लिख सकता हूं. तो ये हमारी फेज डिफरेंस की वैल्यू है, जो यहां पर हमारी आगे वैल्यू कितनी हो गई, 630 डिग्री आ गई, जो हमारा फेज डिफरेंस है. अब चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. तो अब जो मुझे इंटेंसिटी बतानी है वो बतानी है आई, विच विल बी इक्वल टू, तो I1 की जगह भी आई नॉट, I2 की जगह भी आई नॉट प्लस 2 रूट आई नॉट इंटू रूट आई नॉट बिकम्स आई नॉट. एंड मुझे अब यहां पे पुट करनी है cos 7 इंटू 90. मैंने यहां पर इसे 630 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं 7 इंटू 90 के टर्म्स में cos की वैल्यू बहुत इजीली बता सकूंगा आपको. So now this will be equal to I naught plus I naught becomes 2 I naught plus 2 I naught into. अगर यहां पर आपको एक बात मैं बता दूं, अगर 90 के मल्टीपल के टर्म्स में आप एंगल को लिखो और अगर ऑड मल्टीपल आए तो ऑड मल्टीपल के केस में हम cos को बना देते हैं sin. करेक्ट. और यहां पर अगर मैं ये भी देखूं तो यहां पर आप देखेंगे तो क्या ऐड हुआ है हमारे इसके साथ मैं प्लस 0 भी लिख सकता हूं, है ना. तो यहां पर हम कहते हैं कि अगर 90 का मल्टीपल ऑड हो तब उस केस में cos की जगह में हम लिख देंगे sin, और जो भी एक्स्ट्रा एंगल होता है हम उसकी वैल्यू को यहां पर लिख दिया करते हैं. तब उस हिसाब से अगर मैं कहूं आपसे कि cos 7 इंटू 90 की वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी इक्वल टू sin 0. एंड फाइनली sin 0 होता कितना है, sin 0 0 होता है. तो 0 इंटू 2 आई नॉट बिकम 0. सो फाइनली मेरी इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई 2 आई नॉट. तो मुझे बोला क्या था कि जहां पर पाथ डिफरेंस की वैल्यू 7 लैम्डा बाय 4 है, वहां की इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो मुझे I अपॉन आई मैक्स की वैल्यू बतानी है. तो यहां पर I की वैल्यू आ रही है 2 आई नॉट, आई मैक्स की वैल्यू आ रही है 4 आई नॉट. सो डिवाइड करने से फाइनली आंसर आएगा 1/2 और 1:2. तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4 होगा. आगे बढ़ते हैं. 2 sources of light emit with a power of 200 watt. The ratio of number of photons of visible light emitted by each source having wavelengths 300 nanometer and 500 nanometer respectively will be. चलिए यहां पर हमको समझ में आ गई. हम ये कह रहा है कि 2 सोर्सेस हैं और उनके जो पावर रेटिंग की वैल्यू है, उनकी जो टोटल पावर डिलीवरी है हर सेकेंड, वो जितनी एनर्जी एमिट कर रहे हैं वो दोनों के लिए सेम है. ठीक. तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि पावर ऑफ फर्स्ट सोर्स इक्वल्स टू पावर ऑफ सेकेंड सोर्स. इंप्लाइज दैट. अब कहता है कि जो पहला सोर्स है उससे निकलने वाली लाइट की जो वेवलेंथ है वो 300 नैनोमीटर है एंड दूसरे से निकलने वाले लाइट के वेवलेंथ की वैल्यू है 500 नैनोमीटर. तब कितने फोटॉन्स की उनकी संख्या रही होगी. ठीक है. चलिए, तो अगर उनके पावर डिलीवरी की वैल्यू सेम है तो किसी भी टाइम इंटरवल के लिए उन्होंने जो एनर्जी एमिट की होगी वो भी सेम होगी किसी फिक्स टाइम इंटरवल के लिए. अब नाउ एनर्जी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तब हम कहते हैं कि एक फोटोन के पास जो एनर्जी होती है वो होती है hc बाई लैम्डा. हर फोटोन के पास रहने वाली एनर्जी होती है hc बाई लैम्डा, जिसको अपन h न्यू भी कहते हैं. लैम्डा यहाँ वेवलेंथ है, न्यू हमारी फ्रीक्वेंसी होती है. तो अगर एक फोटोन के पास इतनी एनर्जी होती है और मैं कहता हूं कि टोटल n1 फोटोन्स निकले
तो n1 फोटोन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग में टोटल कितनी एनर्जी हो जाएगी, n1 इंटू एच सी बाई लेमडा, और यहां पर मैं इसे लेमडा 1 बना देता हूं ताकि हम फर्स्ट सोर्स के लिए सबस्क्रिप्ट 1 यूज करें, सेकंड सोर्स के लिए हम सबस्क्रिप्ट 2 यूज कर पाएंगे। तो ये मुझे मिल गया E1 की वैल्यू। सिमिलरली अगर सेकंड सोर्स से निकलने वाली लाइट की वेवलेंथ को मैं लेमडा 2 मान लूं तो उसके हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, इट विल बी एच सी बाई लेमडा 2, और इससे निकलने वाले फोटोन्स की संख्या को मैं मान के चलता हूं n2, तो टोटल कितनी एनर्जी एमिट होगी, इट विल बी इक्वल टू n2 टाइम्स एच सी बाई लेमडा 2, और क्योंकि दोनों की एनर्जी डिलीवरी सेम टाइम में सेम है तब इस हिसाब से इन दोनों की वैल्यूज को मैं सेम कर सकता हूं। तो अगर मैं देखूं तो एच सी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो फाइनली क्या मिलने वाला है, n1 बाई लेमडा 1 इक्वल्स टू n2 बाई लेमडा 2। इन दैट रेस्पेक्ट मैं लिख सकता हूं n1 बाई n2 की वैल्यू हो जाएगी लेमडा 1 बाई लेमडा 2। लेमडा 1 की वैल्यू हमें दिया है 300 नैनोमीटर एंड लेमडा 2 की वैल्यू हमें गिवन है 500 नैनोमीटर। नैनोमीटर आपस में कैंसिल होकर फाइनली वैल्यू आ जाएगी 3:5। सो इस क्वेश्चन का आंसर 3:5 होगा। ऑप्शन 1 इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, a small liquid drop of radius r is divided into 27 identical liquid drops. If the surface tension is T, then the work done in process will be. So कितना वर्क यहां पर होगा अगर हम एक सिंगल ड्रॉप जिसकी रेडियस r है उसके अगर हम 27 इक्वल पार्ट्स करें तो यहां पर क्या होता है कि जब हम लिक्विड के ड्रॉप को डिवाइड करते हैं तब हम ओवरऑल सरफेस एरिया को बढ़ा रहे होते हैं, एंड ओवरऑल सरफेस एरिया के बढ़ने के कारण ओवरऑल एनर्जी बढ़ जाती है, और वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी वहां पर सिस्टम के पास आएगी वो आएगी कहां से, वो आएगी हमारे द्वारा वर्क करने के थ्रू। जब हम वर्क करेंगे तब हम हमारे बॉडी की एनर्जी को जो हमारे लिक्विड के ड्रॉप्स हैं, ये जो लिक्विड का ड्रॉप है उसकी एनर्जी में हम उसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर सरफेस एनर्जी के फॉर्म में उसे हम कन्वर्ट करेंगे। उस हिसाब से हम कह सकते हैं क्योंकि हम एक्सटर्नल हैं तो हमारे लिए किया हुआ हर वर्क उन ड्रॉप्स के चेंज इन सरफेस एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए। और सरफेस एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। तो अगर मैं फाइनल सरफेस एरिया को A2 मान लूं तो फाइनल सरफेस एनर्जी हो जाएगी T इंटू A2 एंड इनिशियल सरफेस एनर्जी हो जाएगी सरफेस टेंशन T इंटू इनिशियल एरिया A1। तो पहले का एरिया निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले का एरिया तो बहुत इजीली निकल सकता है। क्यों, पहले के एरिया A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। बट अब हमें क्या करना है, उन छोटे छोटे ड्रॉप्स जिनका फॉर्मेशन किया गया है उनकी भी सरफेस एरिया की वैल्यू चाहिए, और उनकी रेडियस की क्योंकि हमें जानकारी नहीं है तो सबसे पहले हमें स्मॉलर ड्रॉप्स जो हमने फॉर्म किए हैं, जो हमने फॉर्म किया है उनकी रेडियस को निकाल लेना चाहिए। तब दोनों ही सिचुएशंस में डिवीजन करने के पहले एंड डिवीजन करने के बाद दोनों ही केसेस में क्या सेम रहेगा, सेम रहेगा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। हम लिक्विड के वॉल्यूम में किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर रहे, और इसीलिए क्योंकि पहले वॉल्यूम था 4/3 पाई r क्यूब, इतना ही वॉल्यूम बाद में भी होना चाहिए। बट मैं मान के ये चलता हूं बाद में रेडियस की वैल्यू हो गई स्मॉल r, सो हर एक ड्रॉप के वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। और क्योंकि यहां पर टोटल कितने ड्रॉप्स हैं, टोटल 27 ड्रॉप्स हैं, तो 27 ड्रॉप्स के मिला करके वॉल्यूम जो होगी वो इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल होनी चाहिए। तो 4/3 पाई 4/3 पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी क्यूब रूट करने से, तो यहां पर स्मॉल r क्यूब के क्यूब रूट की वैल्यू स्मॉल r हो गई एंड 27 के क्यूब रूट की वैल्यू हो गई 3। सो फाइनली मुझे स्मॉल r की वैल्यू मिल चुकी है r/3। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान है। सो फाइनली वर्क डन W इक्वल्स टू, तो इन दोनों टर्म से T कॉमन है तो मैं T को कॉमन ले लेता हूं। अब मुझे चाहिए A2 की वैल्यू। अब A2 क्योंकि मेरा फाइनल सरफेस एरिया होगा तो यहां पर टोटल 27 ड्रॉप्स हैं एंड हर एक ड्रॉप के रेडियस की वैल्यू आ रही है स्मॉल r इक्वल टू r/3। तो हर एक स्मॉलर ड्रॉप जो फॉर्म किया गया है उनके सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, जहां पर मैं यहां पर कैपिटल R/3 लिख देता हूं। तो ये हो गया हमारे हर एक छोटे ड्रॉप के सरफेस एरिया की वैल्यू, एंड 27 ड्रॉप्स के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इंटू 27 कर देना चाहिए। तो ये मेरा हो गया फाइनल सरफेस एरिया A2 माइनस, अब मुझे चाहिए इनिशियल सरफेस एरिया, और इनिशियल सरफेस एरिया हम पहले से जानते हैं इट इज 4 पाई r स्क्वायर। बस इसे सॉल्व करते ही हमें आंसर मिल जाएगा। तो T ऑलरेडी बाहर था एंड दोनों ही टर्म से आप देख सकते हैं कि 4 पाई r स्क्वायर कॉमन है, तो 4 पाई r स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं। तो फाइनली क्या बचेगा, तो यहां पर 27 है एंड 1/3 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/9। 27/9 बिकम्स 3 माइनस यहां पर बचने वाला है 1, तो 3 - 1 बिकम्स 2, 2 into 4 becomes 8, so आंसर आ जाएगा 8 पाई
आर स्क्वायर इंटू टी, जो इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। सो ऑप्शन 2 इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द बॉब ऑफ अ पेंडुलम was released from a horizontal position. The length of the pendulum is 10 meter. If it dissipates 10% of its initial energy against air resistance, the speed with which the bob arrives at the lowest point is use g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए मैं आपको सवाल समझाता हूं। एक पेंडुलम के बॉब को हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रिलीज किया गया, तो रिलीज करते ऑब्वियसली ये सर्कुलर आर्क के अलोंग आएगा और कहता है कि जब ये लोएस्ट पोजीशन तक पहुंचेगा, जब ये लोएस्ट पोजीशन तक पहुंचेगा तब उस बॉब की स्पीड कितनी होगी हमें बताना है। हमें v की वैल्यू बतानी है कि किस स्पीड के साथ वो लोएस्ट पोजीशन को पास करेगा। परफेक्ट। हम कहते हैं कि जब भी किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से हम ऊपर लेकर के जाते हैं तब उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है, और अगर किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस के पास लेकर के आते हैं तब उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होता है। तो अगर आप किसी बॉडी को ऊपर उछाल दो तो हाइट के बढ़ने के साथ उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है बट काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीमेंट आता है, इसलिए बॉडी स्लो स्लो होती जाती है। और अगर आप किसी बॉडी को रिलीज करो तो जब नीचे आती है तब उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होता है और काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है। सेम कहानी यहां पर भी है। अब यहां पर जब हमने बॉब को रिलीज किया तब वो रेस्ट में थी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 थी और जो भी एनर्जी थी उसके पास किस फॉर्म में रही होगी? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रही होगी। अब जैसे ही वो नीचे आना चालू की तब उसी पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक में होता गया, बट कह रहा है उस दौरान 10% जो एनर्जी थी वो किस में बदल गई? वो हीट के फॉर्म में या फिर किसी भी फॉर्म में एयर रेजिस्टेंस के कारण वो सिस्टम से रिलीज हो गई, बॉडी से डिसिपेट कर गई, सिस्टम से डिसिपेट कर गई। तो कहता है कि लोएस्ट पोजीशन पे उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, लोएस्ट पोजीशन पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं। तो अगर मैं लोएस्ट पोजीशन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले लूं तो h हाइट ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी लेनी चाहिए? तो h हाइट ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। इसका यह मतलब है कि लोएस्ट पोजीशन के कंपैरिजन में इस बॉब के पास रहने वाली पोटेंशियल एनर्जी mgh ज्यादा है और काइनेटिक तो ऑब्वियसली 0 है। तो जब इस बॉब को हमने रिलीज किया तब इसी एनर्जी का, इसी पोटेंशियल एनर्जी का 90% जो एनर्जी थी वो उसके पास काइनेटिक के फॉर्म में रही और 10% रिलीज हो गई। तो मैं बिल्कुल यहां पर कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर मेरे बॉब की लोएस्ट पोजीशन पे रहने वाली स्पीड v है तो लोएस्ट पोजीशन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इट विल बी हाफ mv स्क्वायर। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो शुरुआत में एनर्जी थी उसका 90% होना चाहिए और इसीलिए यहां पर मुझे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए 90/100 इंटू mgh। देखिए अगर मैं फिर से अगर कहूं तो यहां पर काइनेटिक 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, लोएस्ट पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक की वैल्यू जो भी होगी वो हाफ mv स्क्वायर होगी। तो जितनी एनर्जी थी उसके पास टोटल, उसका 10% डिसिपेट हो गया, 90% बाकी है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 90% ऑफ द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सो m एंड m आपस में कैंसिल हो गए। सो फाइनली v की वैल्यू बतानी है तो 1 0 भी कैंसिल कर सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई कर दूं, सो 18/10 gh ओवर रूट हमारी इस प्रॉब्लम का सही आंसर होगा। और क्योंकि यहां पर हमारी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमें 10 मीटर गिवन है, तो लोएस्ट से लेकर के हॉरिजॉन्टल पोजीशन तक की जो हाइट होगी वो स्ट्रिंग की लेंथ 10 मीटर के बराबर ही होनी चाहिए। और इसीलिए h की वैल्यू यहां पर कितनी पुट करूं मैं? दैट इज 10 मीटर। सो 10 एंड 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, g की वैल्यू मुझे 10 लेने को कहा गया है। परफेक्ट। तो यहां पर मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? मेरे पास आ गई वैल्यू √180 विच कैन बी रिटन एज 36 इंटू 5। रूट अपनी जगह पर रहने दिया जाए। 36 के रूट की वैल्यू हो गई 6, 5 के रूट की वैल्यू हो गई √5। सो 6√5 मीटर पर सेकेंड इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अ फिजिकल क्वांटिटी q इज फाउंड टू डिपेंड ऑन क्वांटिटीज a b c बाय रिलेशन q इक्वल टू a to the power 4 b to the power 3 divided by c to the power 2. The percentage error in a b and c are 3%, 4% and 5% respectively. Then the percentage error in q is, देखिए अगर हमें किसी भी क्वांटिटी के परसेंटेज एरर की वैल्यू पूछी जाए और वो कुछ अदर क्वांटिटीज पे डिपेंड करे सच दैट अदर क्वांटिटीज के बीच में या तो मल्टीप्लीकेशन हो या फिर डिवीजन हो, मतलब यहां पर जो रिलेशनशिप है
वो मल्टीप्लिकेटिव टाइप होना चाहिए। इन दैट केस हम क्या करते हैं कि जो क्वांटिटी की हम बात कर रहे होते हैं उसका परसेंटेज एरर शामिल हर एक फिजिकल क्वांटिटीज के परसेंटेज एरर के सम के बराबर होगी, लेकिन जो परसेंटेज एरर हम लेंगे हर एक क्वांटिटी का वो उनका पावर टाइम्स लेना चाहिए। मतलब मैं जो कहना चाहता हूं मैं आपको समझा दूं, इसका ये मतलब है कि अगर आपको क्वांटिटी क्यू के परसेंटेज एरर की रिक्वायरमेंट है विच इज डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100, इट विल बी इक्वल टू ए का पावर क्योंकि 4 है, इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ ए प्लस क्योंकि b का पावर 3 है, इट विल बी 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ b प्लस क्योंकि c का पावर 2 है, इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ c। और हमेशा हम एरर को जोड़ते हैं, हम कभी भी जो एरर है उसको मिनिमाइज करके नहीं बताते, हम हमेशा एरर को मैक्सिमाइज करके बताते हैं। और इसीलिए यहां पर सिर्फ प्लस साइन आएगा, मल्टीप्लीकेशन हो तो भी प्लस, डिवीजन हो तो भी प्लस। और जो भी हम रेस्पेक्टिव क्वांटिटीज की यहाँ पे परसेंटेज एरर ले रहे हैं उसको हम क्वांटिटी के पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इस फॉर्मूले की मदद से हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू, तो ए में आने वाला परसेंटेज एरर 3% है, सो इट विल बी 3% प्लस 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ बी दैट इज 4% प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ सी दैट इज गिवन टू बी 5%. So finally 4 3s are 12 plus 3 4s are 12 plus 2 5s are 10. So finally answer will be 34%. और यही सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 3 एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। A plane electromagnetic wave of frequency 35 megahertz travels in free space, means in vacuum, along x direction. ठीक है, x एक्सिस की तरफ हमारी वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है at a particular point in space and time, E is equal to 9.6 J cap volt per meter. मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी y एक्सिस के अलोंग है, J cap मतलब अलोंग y एक्सिस, और हमारी वेव का ट्रेवल किस तरफ हो रहा है, अलोंग x एक्सिस। परफेक्ट, x एक्सिस की तरफ हमारी वेव बढ़ रही है। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी कितनी, तो एक बहुत सिंपल सा रिलेशन है जो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। वो रिलेशन ये है दैट मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट होती है। तब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, इट इज 9.6 एंड स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, दैट इज 3 इंटू 10 का पावर 8 इन वैक्यूम। So finally 9.6 by 3 कितना हो जाएगा, it will be equal to 3.2 into 10 to the power minus 8 एंड मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। तो हमको ये तो समझ में आ गया that 3.2 into 10 का पावर minus 8 टेस्ला डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में जो वेव प्रोपेगेशन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी वेव प्रोपेगेट कर रही है, वाई एक्सिस के अलोंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डेफिनेटली जेड एक्सिस के अलोंग ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड को होना चाहिए। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जेड एक्सिस के अलोंग डेफिनेटली आनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव प्रोपेगेशन तीनों परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होते हैं। इन दैट रेस्पेक्ट एक बात एकदम क्लियर है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जेड एक्सिस की तरफ होगी, और इसलिए यहां पर के कैप हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। और इसलिए आंसर आप देख करके बता दीजिए क्या होगा, ऑप्शन 3 सवाल का एकदम सही जवाब है। अगर मान लेते ऑप्शन में माइनस के कैप का भी जिक्र होता तो क्या करते, तब आपको एकदम याद रखना है कि जो वेव प्रोपेगेशन होती है वो ई क्रॉस बी के अलोंग होती है। जो वेव के प्रोपेगेशन का डायरेक्शन होता है वो ई क्रॉस बी की तरफ होता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मैंने अपने राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच किया, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न करूंगा तो हमारी एक्स एक्सिस मिलेगी। तो डेफिनेटली आउटवर्ड हमारा पॉजिटिव जेड एक्सिस है, तभी जाकर के मेरा जो थंब है वो एक्स एक्सिस की तरफ आ सकता है, और इसलिए यहां पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग ही होगा, और इसलिए ऑप्शन 3 सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। A bob of mass m is suspended by a light string of length L. It is imparted a minimum horizontal velocity at the lowest point A, such that it just completes half circle reaching the topmost position B. All right. The ratio of kinetic energies at A and B is, चलिए मैं समझाता हूं आपको। कह रहा है कि पॉइंट A से हमने एक बॉब ऑफ मास m को भेजा विथ सम स्पीड सच दैट उसने आधा सर्कल कंप्लीट किया। तो देखिए यहां पर आधा सर्कल बोल करके आपको कंफ्यूज कर रहा है।
अगर उसने आधा सर्कल कंप्लीट कर ही लिया है तो बाकी आधा सर्कल भी कंप्लीट कर ही लेगा। नीचे से ऊपर जाने के दौरान काइनेटिक में डिक्रीमेंट होती जाएगी, पोटेंशियल में इंक्रीमेंट होता जाएगा, और नीचे आने के दौरान पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होकर के काइनेटिक में इंक्रीमेंट आएगा। तो सिमेट्री के बेसिस पे हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं, सिमेट्री के बेसिस पे हम इस बात को कह सकते हैं कि अगर उसने आधा सर्कल ऊपर कवर कर ही लिया तो बाकी भी आधा सर्कल नीचे कवर कर लेगा। तो इसीलिए यहां पर आप इस हाफ सर्कल को लेकर के ज्यादा कंफ्यूज्ड मत रहिएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि वो सिर्फ ऊपर पहुंच करके रुक गया। अगर वो ऊपर पहुंच के रुक जाता है तो डेफिनेटली वो हाफ सर्कल कंप्लीट भी नहीं कर पाएगा, इसका ये मतलब रहेगा, है ना। तो यहां पर क्योंकि आधा सर्कल उसने कंप्लीट किया है तो बाकी आधा सर्कल भी वो कंप्लीट करेगा, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे लूपिंग द लूप की कंडीशन आ गई। ये लूपिंग द लूप का सिचुएशन है, और उस सिचुएशन में लोएस्ट पोजीशन पर रहने वाली स्पीड की वैल्यू होती है रूट ऑफ 5rg, जहां पर r हमारे सर्कल के रेडियस की वैल्यू होती है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होती है वो होती है रूट rg। तो बस आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना था, तो एकदम आराम से आंसर आ जाएगा। सो हाफ एम तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे दोनों के लिए, वी स्क्वायर हमको बस करना है। तो अगर मैं इनके रेशियो की बात करूं तो हमारा ए की बात की जा रही है, तो ए पे हाफ एम वी स्क्वायर के लिए वी स्क्वायर हो जाएगा 5rg डिवाइडेड बाय बी के लिए हाफ एम वी स्क्वायर के लिए वी स्क्वायर हो जाएगा rg। तो फाइनली rg को मैं रिड्यूस करूं तो 5:1 इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन 2 इस सवाल का एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड ऑल इट्स पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड इन अ टाइनी न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इट इज रदरफोर्ड्स मॉडल। एकदम सही बात है। रदरफोर्ड जो मॉडल है वो यही कहता है कि एक एटम का मोस्ट जो मास होता है वो न्यूक्लियस में ही होता है, और न्यूक्लियस में सारे के सारे प्रोटॉन्स एक साथ रहते हैं, जिसे हमने कहा पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस, और इसीलिए स्टेटमेंट 1 एकदम करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, एन एटम इज अ स्फेरिकल क्लाउड ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। एकदम गलत बात है, ये तो थॉमसन मॉडल है ना। ये बिल्कुल भी रदरफोर्ड्स मॉडल नहीं है, और इसलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाएगा। सो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो क्या होगा, 1 करेक्ट होगा एंड 2 फॉल्स होगा, इसीलिए ऑप्शन 1 इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है n मोल ऑफ अ पॉली एटॉमिक गैस F इक्वल टू 6। यहां पर F हमारी क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मस्ट बी मिक्स्ड विथ 2 मोल्स of a monoatomic gas so that the mixture behaves as a diatomic gas. The value of n is, देखिए यहां पर ये कह रहा है कि एक कंटेनर में हमने एक पॉलीएटॉमिक एंड मोनोएटॉमिक गैस का मिक्सचर बनाया है, और उस मिक्सचर का जो बिहेवियर है वो डायएटॉमिक गैस की तरह है। इसका ये मतलब है कि अगर सेम कंटेनर में मैं उतना ही मोल का डायएटॉमिक गैस भर दूं, तब उस डायएटॉमिक गैस का किसी पर्टिकुलर हीट में या हीट के सप्लाई में जो टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होगा, एग्जैक्टली उतना ही टेम्परेचर का इंक्रीमेंट उस मिक्सचर का भी होना चाहिए। मतलब अगर हम सेम कंटेनर में जहां पर मिक्सचर रखा है उसी में अगर हम डायटोमिक गैस को फिलअप कर दें तो सेम हीट के सप्लाई करने के दौरान दोनों केसेस में सेम टेम्परेचर का इंक्रीमेंट आना चाहिए। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम सेम हीट सप्लाई कर दें तब दोनों का टेम्परेचर इक्वल बढ़ेगा। और क्योंकि यहां पर मिक्सचर की बात की जा रही है और क्योंकि मिक्सचर को हमें कंटेनर में ही रखना होगा, तो यहां पर हम कांस्टेंट वॉल्यूम के केस को यहां पर हम सिग्निफाई कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। और उस हिसाब से मेरे को पॉलीएटॉमिक गैस को डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, है ना, कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो हो जाएगा वो एन सीवी। तो हमारे सीवी की वैल्यू दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू होती है F/2R। आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए। मोलर हीट कैपेसिटी को निकालने का फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू R/2, है ना। तब उस केस में N तो मेरा नंबर ऑफ मोल्स हो गया पॉलीएटॉमिक का, CV की वैल्यू हो जाएगी 6/2R एंड चेंज इन टेम्परेचर हो गया मेरा डेल्टा टी। यहां पर मैं एक बात और भी लिख दूं कि जो हीट एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इंटू सीवी इंटू चेंज इन टेम्परेचर, और इस फॉर्मूले को हम तब यूज करते हैं जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट सप्लाई करते हैं। नाउ प्लस अब मेरे पास कौन बच गया, मोनोएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, और क्योंकि उसके 2 मोल्स गिवन है तो उसको हीट लगेगा 2 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने 3 कहा बाई 2R हो जाएगा मेरा CV की वैल्यू फॉर मोनोएटॉमिक गैस, और चेंज इन टेम्परेचर मेरा डेल्टा टी है विच मस्ट बी इक्वल टू।
अब हम बात करते हैं डायटोमिक गैस के लिए। तो यहां पर अब आप बताओ टोटल कितना मोल डायटोमिक लेना चाहिए, जितना हमारा मिक्सचर है। तो मिक्सचर में n मोल है पॉलीएटोमिक एंड 2 मोल है मोनोएटोमिक। तो टोटल कितने मोल्स हो गए, हो जाएंगे n+2। डायटोमिक गैस के डिग्री ऑफ फ्रीडम F की वैल्यू होती है 5, तो यहां पर आ जाएगा 5/2R एंड सेम चेंज इन टेम्परेचर आना चाहिए। और यहां पर जो जो क्वांटिटीज कॉमन है उनको आप कैंसिल कर दीजिए। आप कैंसिल करके देखिए क्या मिलता है आपको। तो यहां पर डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी आपस में कैंसिल, R/2 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 भी कैंसिल, और फाइनली जो बच गया उसे हम सॉल्व कर देते हैं। तो फाइनली देखिएगा, तो यहां पर बचा 6n + 6 = 5n + 2 × 5 becomes 10। So finally 5n को LHS में लिखता हूं तो 6n - 5n becomes n and 6 RHS में जाके -6 हो जाएगा। So 10 - 6 becomes 4। So number of moles definitely polyatomic के 4 होने चाहिए। So ऑप्शन 1 इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। A planet takes 200 days to complete one revolution around the sun. If the distance of the planet from the sun is reduced to 1/4 of the original distance, how many days will it take to complete one revolution? एक बात एकदम क्लियर है that it is based on Kepler's third law। ये Kepler's third law पे बेस्ड एक सवाल है and Kepler's third law कहता है that t square, that is square of the time period, is directly proportional to cube of the semi major axis। और उस हिसाब से हम लिख सकते हैं t1 square upon t2 square की वैल्यू हो जाएगी r1 क्यूब अपॉन r2 क्यूब। बस आपको सॉल्व कर देना है इस प्रॉब्लम को। सो फाइनली पहले टाइम पीरियड कितना था प्लैनेट का, तो पहले टाइम पीरियड था 200 डेज, तो यहां पर मुझे 200 का स्क्वायर कर देना चाहिए। बाद के टाइम पीरियड की वैल्यू हमें बतानी है, तो मुझे t2 की जरूरत है, इक्वल टू पहले जो भी डिस्टेंस था उसको मैं r मान लेता हूं एंड बाद में क्या बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है उसको 1/4 कर दिया गया, तो r2 की जगह में मुझे लिख देना चाहिए r/4 एंड क्योंकि यहाँ पे पावर 3 होना चाहिए तो यहाँ पर पावर 3 मैंने रख दिया है ना। अब इंप्लाइज दैट 200 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए r एंड r आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड डिनोमिनेटर में जो आप 4 देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर में आएगा एंड 4 का पावर 3 हो जाएगा 64। दोनों साइड में आप रूट ले लीजिए, तो रूट लेने से यहां पे बचेगा 200 अपॉन t2 इक्वल्स टू 64 के रूट की वैल्यू हो जाएगी 8। सो फाइनली t2 विल बी इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू 25 डेज, और इसीलिए सवाल का आंसर 25 डेज ऑप्शन 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। An electric field is given by 6 I cap plus 5 J cap plus 3 K cap Newton per coulomb. The electric flux through a surface area 30 I cap meter square lying in YZ plane is। Obviously देखिए यहाँ पे बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। ये हमारी Y एक्सिस है, ये हमारी Z एक्सिस है, और जो हमारा जो सरफेस एरिया है वो देखिए YZ प्लेन में है ना, YZ प्लेन में है, मतलब इस प्लेन में हमारा YZ प्लेन में हमारी सरफेस है। तो देखिए ये जो सरफेस आप देख पा रहे हैं, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, तो ऑब्वियसली इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा सरफेस के परपेंडिकुलर में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, हाँ कि नहीं। तो बोल रहे हैं कि इस केस में टोटल हमारा फ्लक्स कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है E A cos थीटा और E डॉट A। तो फाइनली अगर मैं देखूं तो क्योंकि हमारा सरफेस XY प्लेन में है तो इसका एरिया वेक्टर हमारी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ गया, एंड जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की Y एंड Z कंपोनेंट है इनके लिए फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि जो Y एक्सिस के अलॉन्ग फील्ड की कंपोनेंट है और जो Z एक्सिस के अलॉन्ग फील्ड की कंपोनेंट है वो सरफेस एरिया के पैरेलल में आएंगी, और क्योंकि वो सरफेस एरिया के पैरेलल में आएंगी वो एरिया को क्रॉस नहीं कर पाएंगी, उनके लिए फ्लक्स की वैल्यू 0 होगी। सो फाइनली यहाँ पर जो फ्लक्स होगी वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रहने वाली फील्ड के कारण ही होगी। तो एक्स एक्सिस की तरफ कितनी फील्ड है, दैट इज 6, एरिया की वैल्यू कितनी बताई गई है मुझे 30, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू 180, और जो भी ऐसा यूनिट होगी वो तो रहेगी, तो इसलिए सवाल का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज क्लैम्प्ड एट वन एंड, इफ इट्स अदर एंड इज पुल्ड बाय फोर्स F, its length increases by small l. If the radius of the wire and the applied force both are reduced to half of their original values, keeping original length constant, the increase in length will become।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेडियस की वैल्यू स्मॉल आर है, और उसको हमने एफ अमाउंट के फोर्स के साथ पुल किया, जिससे उस वायर में आई लेंथ का जो चेंज था वो स्मॉल एल है। अब कह रहा है कि अगर हम सेम लेंथ मेंटेन करते हुए उसी मटेरियल की वायर लें जिसका रेडियस पहले की तुलना में हाफ हो, और उसको हम अब आधे फोर्स के साथ अगर खींचें या फिर उसे पुल करें, तब उसके लेंथ में कितना बदलाव आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से बिलोंग करता है। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से बिलोंग कर रहा है, और यहां पर हम क्योंकि दोनों ही केसेस में सेम मटेरियल की वायर को यूज कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में रहने वाले वायर की यंग्स मॉडुलस की वैल्यू सेम रहेगी। हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस गामा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। ये हमारे यंग्स मॉडुलस को निकालने का फॉर्मूला होता है। अब यहां पर मैं वैल्यूज को पुट करता हूं फर्स्ट केस के लिए। तो फर्स्ट केस के लिए हम लिख सकते हैं गामा इक्वल टू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय, क्योंकि वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेडियस की वैल्यू स्मॉल आर है, एरिया हो जाएगी यहां पर पाई आर स्क्वायर, एंड चेंज इन लेंथ हमें स्मॉल एल दिया है, और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब सेकेंड केस में क्योंकि सेम मटेरियल की वायर है तो यंग्स मॉडुलस में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो पहले की तुलना में हाफ है, तो एफ की जगह में मुझे पुट करना चाहिए एफ बाई टू, सेम लेंथ मेंटेन करनी है, डिवाइडेड बाय, और जो हमारी सेकेंड केस की वायर है उसकी रेडियस पहले की तुलना में हाफ है, तब उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू हो जाएगी पाई आर बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा। परफेक्ट। एंड जहां तक चेंज इन लेंथ की बात है वो हमें पूछा गया है, जिसे मैं एल डैश मान लेता हूं, जो मुझे निकालना है। इंप्लाइज दैट यंग्स मॉडुलस इक्वल टू, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, एफ एल डिवाइडेड बाई टू, और जब मैं इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदलूंगा तो डिनोमिनेटर में जो भी रेशनल नंबर उसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये जो 2 का स्क्वायर आप देख रहे हैं ये 4 ऊपर चला जाएगा, बाकी सारी क्वांटिटीज डिनोमिनेटर में रहेंगी, दैट इज पाई आर स्क्वायर इंटू एल डैश। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्योंकि दोनों ही इक्वेशंस के एलएचएस सेम है, तो दोनों ही इक्वेशंस के आरएचएस की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, और इसीलिए मैं इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं दैट एफ एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एल इक्वल टू, यहां पर मैं 4 बाय 2 को 2 लिख सकता हूं, सो 2 एफ एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू एल डैश। तो जो जो क्वांटिटीज कॉमन है कैंसिल कर देते, सो एफ एल कैंसिल, पाई आर स्क्वायर भी कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो एल डैश की वैल्यू आ रही है 2l, और इसीलिए इस केस में जो लेंथ का इंक्रीमेंट होगा वो पहले की तुलना में 2 टाइम्स होगा, और इसीलिए ऑप्शन 4 इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। और इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है।